बेटा आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मोशन और फोर्स के। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, इफ अ बॉडी मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा पहले क्या कह रहा है, एक बॉडी है जो कहां से कहां तक मूव कर रही है, 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब ऐसे, और 4 मीटर कहां मूव कर रही है, टुवर्ड्स ईस्ट मतलब ऐसे। तो ये नॉर्थ और ये क्या, ईस्ट। तो बेटा ये कितना है, 3 मीटर, और ये कितना है, 4 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस तो इसका सिंपली क्या होगा, एड होगा। डिस्टेंस इसका सिंपली क्या होगा, एड होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब 3 और 5 का 4 का, ये 4 हो जाएगा, ये कितने बनेंगे, ये 9 होंगे, और ये 16, 16 और 9 कितने हुए, 25, और 25 का कितना होगा, 5। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सी, ऑप्शन सी मिलेगा, 7/5। उसके बाद हमारा एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी चीज में तब्दीली आएगी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्पीड में तो चेंज सेम रहेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी। उसके बाद है हमारे पास, इफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन वेलोसिटी इज। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी हमारी, यूनिफॉर्म होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। इफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन बॉडी इज मूविंग विथ। अगर ये हमारे पास क्या है, ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मगर वो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल, वीटी टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म। उसके बाद तो बेटा पांचवा हमारा एमसीक्यू है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकंड, व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें पता है कि फोर्स बराबर है किसके, डेल्टा पी अपान में टी के। ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। तो बेटा टी डिवाइड में इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो फोर्स हमारे पास कितना है, 5, और टाइम हमारे पास कितना है, 2। तो 2 5 10 न्यूटन इंटू सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी। उसके बाद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द अर्थ, द रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटा हमने पढ़ा है कि अगर एक तो पहली बात तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रिलेटिव हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो सपोज अगर मैं कार में हूं और कार मूव कर रही है या मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कार क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या हमारी जो जमीन है या धरती है वो भी सन के अराउंड क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है। या अगर कोई सैटेलाइट है वो भी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है। तो ये तीनों क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनका ऑप्शन सही होगा डी। उसके बाद है, टू बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 अंडरगो एन इलास्टिक कोलिजन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी the transfer of energy is maximum if। बेटा दो बॉल्स हैं m1 और m2, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और उनके बीच में जो कोलिजन हो रही है, टकराव हो रही है, वो क्या है, इलास्टिक है।
तो बेटा हमारी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब m1 बराबर होगा किसके, m2 के। A body is projected from 20 meter high power in horizontal direction with velocity 20 meter per second, its time of flight will be। तो बेटा इसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास ये एक फार्मूला है T इज इक्वल टू 2h अपान में g। तो बेटा 2 और g h क्या है हमारे पास 20, h हमारे पास क्या है 20 और g की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 0 में खत्म, ये 2 2 4 4 का हम रेडिकल निकालेंगे तो कितना होगा 2 सेकंड। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। तो बेटा एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। तो बेटा हमारे पास ये वाला फार्मूला है वी ना टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपान में जी। तो बेटा वी नॉट हमारे पास कितना है 20 साइन 30 डिग्री और जी की वैल्यू कितनी है, सपोज हम 10 ले लेते हैं 0, तो बेटा ये 2 साइन 30 डिग्री किसके बराबर है 1/2 के, तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। बेटा हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ओवरऑल हमसे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी पूछे तो वो कौन सी होगी, vi cos थीटा होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो बेटा हमारा एमसीक्यूज है 11, द रेशियो ऑफ एन एवरेज स्पीड टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज। बेटा हमें पता है कि स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। मतलब स्पीड और वेलोसिटी या तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं या स्पीड वेलोसिटी से ऑलवेज इक्वल हो सकते हैं या स्पीड वेलोसिटी से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो जब हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी, इसका ऑप्शन सही होगा सॉरी इसका ऑप्शन सही होगा ई, सही है बेटा। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारा एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी जीरो फॉर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें पता है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। A body of mass 2 kilogram falls under the action of gravity, then the distance covered in 3 seconds will be। तो बेटा हमें पता है कि S बराबर होता है किसके, VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर के, सही है बेटा। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 1/2 GT स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें G की वैल्यू लेंगे तकरीबन 1/2 और ये 10 और G का स्क्वायर और T का स्क्वायर 3। तो बेटा 2 1 2 5 2 10, 5 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 5 9 जा कितना होगा 45। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ इफ इट कवर्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। तो बेटा हमारे पास क्या है, r बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, रेंज कितना है 90 मीटर, ये हमें मालूम करनी है इनिशियल वेलोसिटी, और साइन 2 और ये 45 डिग्री, तो बेटा अपान में g। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड में इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएंगे 900, और 900 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, रेडिकल निकालेंगे तो कितना होगा
900 का रेडिकल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है फोर्स नीडेड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी इनर्शिया ओनली। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। उसके बाद है एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज। बेटा इंपल्सिव फोर्स हम किसको कहते हैं? जब शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग फोर्स लगे, मतलब थोड़े वक्त में ज्यादा फोर्स लगे, उसको हम क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है कोलिजन बिटवीन स्नूकर बॉल्स। स्नूकर बॉल्स के बीच में कोलिजन होता है, उसमें कितना टाइम लगता है? थोड़ा ही टाइम लगता है। और उसके बाद है अ बैट हिटिंग द बॉल, या बॉल को जब बैट हिट करती है तो उसमें भी थोड़ा ही टाइम लगता है। उसके बाद है सी अ किकिंग सॉसर, ये है। और उसके ऑप्शन है डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। या बॉय किकिंग फुटबॉल, तो इनमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, मोशन ऑफ अ बॉडी सेड टू बी एक्सेलरेटेड व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, इट इज इन इक्विलिब्रियम, डी ए एंड बी, ऑप्शन ई ए एंड सी। तो बेटा किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में दो केसेस में प्रोड्यूस होती है। वो कैसे? अगर बॉडी कोई किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, सपोज हम किसी भी स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है अगर उसकी जो स्पीड है, या ऐसे कह लें कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती है। वेलोसिटी में दो चीजें होती है ना, वेलोसिटी में एक होती है हमारी मैग्नीट्यूड, सही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, और इसमें दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। तो जब बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आती है, अगर उसकी स्पीड में चेंज आती है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। या अगर बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके हर पॉइंट पे या हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। तो इसमें भी एक एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन दो केसेस में प्रोड्यूस होती है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो। या ऐसे कह सकते हैं कोई भी बॉडी तब एक्सेलरेटेड हो सकती है जब उसकी दो चीजें चेंज हो, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? एक है हमारे पास स्पीड चेंजेस या मैग्नीट्यूड चेंजेस, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए एंड बी। दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद वेरिएबल स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज ड्यू टू। बेटा अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है किसी वेरिएबल स्पीड के साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा अगर बॉडी किसी भी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है वेरिएबल स्पीड के साथ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज ड्यू टू। बेटा अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रही है और उसकी जो है स्पीड या वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रही है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दोनों केसेस की वजह से, वो दोनों केसेस क्या हैं? एक तो मैग्नीट्यूड है, एक तो डायरेक्शन में। मतलब डायरेक्शन की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है वेरिएबल स्पीड के साथ, तो इनमें दोनों ही
मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद हमारा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड फोर्स, टॉर्क, वर्क, पावर, ऑप्शन ई मोमेंटम। तो बेटा मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ई ऑप्शन सही है। तो बेटा एमसीक्यूज है हमारे पास 21। इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन व्हिच मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट। तो बेटा हमने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पढ़ी है कि इलास्टिक कोलिजन क्या है, एक ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहे, सेम रहे, कंजर्व्ड रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है व्हेन अ वेरी लाइट बॉडी कोलाइड्स विथ वेरी मैसिव बॉडी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। कह रहा है कि बेटा जब लाइट बॉडी कोलाइड करे, टकराए किसी हैवियर बॉडी से या हैवी बॉडी से, जो हैवियर बॉडी है वो किस में है, वो है रेस्ट में है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, तो बेटा जब लाइट बॉडी हैवियर बॉडी से रेस्ट में टकराएगी तो क्या होगा, जो लाइट बॉडी है वो क्या करेगी, इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो जब लाइट बॉडी हैवियर बॉडी से टकराएगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। उसके बाद है इफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन द बॉडी मूव्स विथ। बेटा अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, वो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो हमारी जो बॉडी है वो किसके साथ मूव करेगी। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी वेरिएबल वेलोसिटी, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, तो स्ट्रेट लाइन हो और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसमें क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। या ऐसे कह सकते हैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है वो स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है इफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन बॉडी मूव्स विथ। बेटा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी, मतलब जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर क्या होगा बेटा, याद रख लें जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो क्या होगी, जीरो। क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी में टाइम के हवाले से चेंज ही नहीं आ रही है, यहाँ वेलोसिटी टाइम के हवाले से तब्दील नहीं हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है हमारे पास स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो बेटा एक बात याद रख लें, जब भी ये वाला एमसीक्यूज आ जाए कि अगर ये हमारे पास क्या है, टाइम एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, जब इनका हम स्लोप मालूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम जब स्लोप मालूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हमें स्लोप मिलेगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी by virtue of which it opposes any change in its state of rest or motion is called property of body, property of body by virtue of which it opposes any change in its states of rest or motion। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो खासियत जिसमें वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई किसी भी चेंज की क्या करे, मुखालफत करे, या किसी भी तब्दीली की क्या करे, मुखालफत करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया।
When a constant force acts on a body, then body moves with option A uniform velocity, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मोमेंटम, कांस्टेंट स्पीड। बेटा अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेटेड है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा बी। उसके बाद है ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। बेटा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? ये मिसाल तो हमारा टाइम है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जब हम ग्रेडियंट या स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 29, रेन ड्रॉप्स continues to fall with uniform velocity when its weight is balanced by air friction, its air friction and upthrust, its weight is balanced by air friction and upthrust, option C its weight is balanced by upthrust, option D none of these। तो बेटा एक रेन ड्रॉप है, अगर वो नीचे की तरफ गिरेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उस पे पहला तो क्या एक्ट करेगी? एयर रेजिस्टेंस, और दूसरी बात उसकी रेन ड्रॉप्स की अपनी एक अपथ्रस्ट फोर्स होगी। तो मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कम मूव करेगी जब उसका जो वेट है वो एयर फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट दोनों ही क्या करेंगे? बैलेंस करेंगी। तो वो रेन ड्रॉप क्या करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है? इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी बॉडी की अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही बराबर हो जाती है तो बॉडी क्या करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, या बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है बेटा व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट इज अ केस ऑफ फ्री फॉल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन इन 3D। तो बेटा जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये किसका केस है? ये केस है फ्री फॉल मोशन की। सही है बेटा। उसके बाद क्या है? इन इलास्टिक कोलियन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट। बेटा इन इलास्टिक कोलियन में कौन सी चीज कंजर्व रहती है? हमने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलियन क्या है? ऐसी कोलियन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहे? सेम रहे। मगर जो इनइलास्टिक कोलियन होती है उसमें मोमेंटम तो सेम रहती है पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए सही है। सही है बेटा। उसके बाद क्या है? स्टोन 10 किलोग्राम स्टोन व्हेन फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बेटा हमसे क्या पूछ रहा है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बेटा इस पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? इस पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बेटा g की वैल्यू जब इसको g की वैल्यू कितनी हम होगी हमारे पास? 10, और हमारे पास हाइट भी कितनी है? वो भी है 10, वो भी है। यहाँ g की वैल्यू हम लेते हैं 9.8, सॉरी 9.8, और ये vf स्क्वायर ये 0। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 196, ये vf स्क्वायर। बेटा स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? रेडिकल, और इसका रेडिकल जब निकालेंगे तो ये क्या होगा? 14। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 14 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है? वो बराबर है फोर्स के। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 35, अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ टर्न्स वेस्ट विदाउट चेंज इन स्पीड, द कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी वेरिएबल वेलोसिटी, ऑप्शन डी एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा
हम पढ़ के आए हैं किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आती है या तो डायरेक्शन में। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी वजह से इसमें क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्या है बेटा, हाउ मच हाइट डज अ फ्री फॉल बॉडी ऑफ मास लूज इन 2 सेकंड। बेटा एक बॉडी है, जब उसको किसी भी हाइट से मतलब छोड़ेंगे तो वो 2 सेकंड में कितनी हाइट गेन करेगी। यहाँ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और g की वैल्यू हम कितना लेते हैं 9.8 और 2 का स्क्वायर। तो बेटा इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा 4.9, और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19.6। उसके बाद है बेटा, अ बॉडी गोज फ्रॉम 2 मीटर मार्क 2 मीटर टू 8 मीटर मार्क एंड बैक टू 2 मीटर इन 3 सेकंड, एवरेज स्पीड इज। बेटा एक बॉडी है, मतलब वो 2 मीटर से 8 मीटर मार्क जाती है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 6, वापस इस पे आएगी तो डिस्टेंस फिर भी 6। इस जाने में और आने में कितना टाइम लगता है 3 सेकंड। तो बेटा 6 + 6 कितने हुए 12, 12 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 38, हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इज। बेटा एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट क्या है, ये है, वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी। बेटा हमें पता है कि F बराबर होता है, यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, अगर इसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है तो इस पे नेट फोर्स क्या लगेगी W + ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो मतलब ये चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब उसका जितना वेट होगा उतनी ही उस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज। बेटा हम पढ़ के आए प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0 8 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, 8 टारगेट पॉइंट, 8 हाईएस्ट पॉइंट या 8 प्रोजेक्शन एंड टारगेट पॉइंट, 8 प्रोजेक्शन एंड टारगेट पॉइंट। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही है होता है, हम पढ़ के आए हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या होती है 0 होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे T = 2v0 sin थीटा अपान में जी। तो बेटा ये कौन सी चीज पे डिपेंड करती है, एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, दूसरी इनिशियल वेलोसिटी पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है। बेटा इसका भी हम फार्मूला निकालेंगे तो ये क्या होता है v0² sin 2 थीटा अपान में जी। तो बेटा ये एक इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, दूसरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा डी, ए एंड बी। तो मतलब वो किस पे डिपेंड करती है, एक इनिशियल वेलोसिटी पे 8 और दूसरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, मगर वेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है रेंज इज मैक्सिमम एट एंगल ऑफ। बेटा रेंज हमें कौन सी एंगल पे मैक्सिमम मिलती है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम मिलती है, ये हम पढ़ के आए हैं। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हम पढ़ के आए हैं कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करती है इसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, उसकी शेप क्या होती है, पैराबोला होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 8 वाट एंगल, 8 वाट एंगल रेंज, 8 वाट एंगल्स रेंज विल बी इक्वल। बेटा कौन सी एंगल पे रेंज हमारी जो होगी बराबर होगी। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वहां पे रेंज क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो इसमें हमें कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें
दो एंगल्स को हम ऐड करें तो हमें 90 मिले, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। उसके बाद बेटा एट वाट एंगल रेंज एंड हाइट विल बी इक्वल, बेटा कौन सी एंगल पे रेंज और हाइट बराबर होती हैं? ऑप्शन ई सही है। मतलब 76 डिग्री पे हमारी रेंज और हाइट क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of component of projectile remains same? Horizontal, vertical, both A and B, none of these. बेटा which component of projectile remains सेम या कांस्टेंट? तो बेटा हम पढ़ के आए हैं प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होती है? सेम होती है। व्हिच आर द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ? तो बेटा न्यूटन के जो सारे लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है? एम्पिरिकल लॉज हैं। सही है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स फॉर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, 3D, डी, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? AOT। मतलब ये सारे डायमेंशंस में क्या करती है? होल्ड करती है। SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज, तो बेटा हमारा 50 MCQs है। SI यूनिट ऑफ इंपल्स इज ऑप्शन ए जूल इनटू सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन इनटू सेकंड, ऑप्शन सी जूल पर सेकंड, ऑप्शन डी न्यूटन पर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूटन इनटू सेकंड। तो बेटा MCQs नंबर 51, प्रोजेक्टाइल मोशन हैज डैश एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो हर एक पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। बेटा हमें पता है कि मसलन ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है? मतलब ये हमारी वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलरेशन क्या है? नीचे। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो मैक्सिमम हाइट पे या एट अ पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे हाइट मैक्सिमम हो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वहां पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। कह रहा है if a car is moving with increasing velocity then angle between acceleration and velocity। बेटा अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। वहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। उसके बाद क्या है? इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस 20 मीटर वेलोसिटी इन 10 मीटर डिस्टेंस देन एक्सेलरेशन इज। तो बेटा इस पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? S इज इक्वल टू VIT, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। बेटा रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है तो इसका ये टर्म क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमारा फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा? S इज इक्वल टू 1/2AT स्क्वायर। तो S हमारे पास कितना है? S हमारे पास है 10 मीटर, 10, और 1/2 एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। ये वाला फार्मूला नहीं, 10 मीटर डिस्टेंस देन एक्सेलरेशन इज। तो बेटा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें टाइम नहीं है गिवन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। 2ASM डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 10, और रेस्ट स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 20 पे क्या देंगे? स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 20, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। 0 0 में खत्म, और 40 को जब 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन ए। उसके बाद है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा ड्यूरिंग इट्स मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम या अनप्रेडिक्टेबल। बेटा जब हम किसी भी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्टाइल के थ्रू मतलब अपवर्ड मूव कराते हैं तो इसकी सपोज ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी V0, वेलोसिटी V0। तो मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे?
मतलब नीचे तकरीबन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के इसकी एंगल वो है मतलब ज्यादा होती है। बस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा तो इस पे वही फार्मूला लगाएंगे हम, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 20 अपान में 5, 5 वन 5 4 5 20, तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नो यूनिट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है बेटा अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 76 डिग्री, इफ इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। तो बेटा हमने पढ़ा था कि 76 डिग्री पे हमारी रेंज और हाइट क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर इसकी हाइट 76 पे 100 मीटर है तो इसकी रेंज भी क्या होगी, सेम होगी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। A 2 kilogram is 2 kilogram ball is projected and angle 60 degree with velocity 100 meter per second. What is its kinetic energy at maximum height? तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है। हमें पता है कि v नॉट x बराबर होता है v नॉट cos थीटा के। तो बेटा v नॉट cos थीटा, v नॉट हमारे पास कितना है 10 और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर होगा 1/2 के। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड इस। तो बेटा अब इसकी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर के। तो बेटा 1/2 m कितना है 2, और ये हमें कितना मिला 5 पे स्क्वायर। तो 2 2 में खत्म होगा, ये होगा 25 जूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। उससे कह रहा है इफ टू balls are dropped from height of h and 4h on the surface of earth then time ratio। तो बेटा जब भी ऐसे किस्म का एमसीक्यू आ जाए उसके लिए हमारे पास आसान फार्मूला है टाइम रेशियो का, टीआर मतलब टाइम रेशियो h अपान में 4h, h अपान में 4h, h में कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, h में खत्म हो जाएगा, h अपान में 4h, h में कैंसिल, बाकी बचेगा 1/4। तो 1/4 का रेशियो क्या होगा 1/2 या 1:2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है बी। उसके बाद है इफ अ प्रोजेक्टाइल रीचेस 100 मीटर हाइट एंड 100 मीटर फार फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। बेटा ये सेम एमसीक्यूज है, कौन सा वाला 58 वाला। तो बेटा इसकी मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट सेम है तो इसकी इन दोनों के बीच में एंगल के क्या होगी, वो होगी 76 डिग्री। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 62, if two bodies of mass 1 kilogram and 2 kilogram are projected at angles 30 degree and 60 degree respectively then their ratio between their maximum heights will be। तो बेटा एक बॉडी है हमारी 1 किलोग्राम की और दूसरी है 2 किलोग्राम की, और दोनों को हम प्रोजेक्ट करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। ये दोनों की हाइट के रेशियो हमसे पूछता है। बेटा हमें पता है कि हाइट का फार्मूला होता है, हमें पता है कि हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g। मतलब जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो बेटा h1 अपान में h2 किसके बराबर होगा, मतलब पहला एंगल हमारे पास कितना है साइन 30 डिग्री और इस पे स्क्वायर, और दूसरा है हमारे पास साइन 60 डिग्री इस पे क्या स्क्वायर। तो बेटा इसका निकालेंगे तो ये कितना होगा 1/2 पे स्क्वायर और √3 पे √3/2 पे क्या स्क्वायर। तो बेटा ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4 अपान में
ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, तो ये क्या होगा 3/4। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो ये क्या होगा 4/3, 4 4 में खत्म, तो ये क्या होगा 1/3। तो इसका जवाब क्या आएगा 1/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है 1/3, सही है बेटा। उसके बाद है फोर्स 10 न्यूटन एक्स ऑन स्टेशनरी मास ऑफ 2 किलोग्राम फॉर 5 सेकंड्स देन गेन इन वेलोसिटी। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो भी आ जाओ। MCQ number 63, a force 10 Newton acts on a stationary mass of 2 किलोग्राम for 5 seconds then gain in velocity। तो बेटा सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे, हमें पता है कि फोर्स बराबर होता है ma के, तो मास फोर्स हमारे पास कितना है 10 और मास है 2 और एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा हम पढ़ के आए एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या वेलोसिटी किसके बराबर होगा AT के। तो एक्सेलरेशन हमारा है 5 इंटू मास कितना है 2, ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो गेन इन वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली देन डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स एंड 3 सेकंड। तो बेटा सबसे पहले हमें 2 सेकंड का डिस्टेंस क्या करना है मालूम करना है। तो हमें पता है कि h बराबर होता है किसके VIT + 1/2 GT स्क्वायर। तो बेटा ये टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, सही है। तो 2 सेकंड्स के लिए हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा 1/2, जी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, सही है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो बेटा 2 1 2 5 2 10, ये होगा 5 और ये 4, ये कितने होंगे 20। और फिर कहता है थर्ड सेकंड, जब थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड, तो इसके लिए हम फार्मूला कौन इस्तेमाल करेंगे SN = 10n-5। तो बेटा 10 और नंबर ऑफ सेकंड कितना है थर्ड और ये 5, ये कितना हुआ 30 - 5, ये कितना होगा 25, मतलब 20, 25। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है इफ ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन। तो बेटा हमारा पेंडुलम कैसे होता है, ये है हमारा, सपोज ये हमारा है सिंपल पेंडुलम, तो ये अगर यहाँ पे जाएगी तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी ए होगी, सही है बेटा। और वापस इधर आएगी, सपोज ये बॉडी इधर जाती है तो ए, और वापस जाती है तो ए। सपोज हम क्या करते हैं, हमारा ये क्या है सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ पे जाती है, ये क्या है ए है, ठीक है बेटा। वापस आएगी क्या होगा वो दूसरा ए, और इधर जाएगी वो क्या होगा ए, और वापस फिर आएगी ये दूसरा ए। मतलब ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, हमारा डिस्टेंस होगा 4a। हमारा डिस्टेंस कितना होगा बेटा 4a, क्योंकि एक ये ऐसे जाने में, दूसरा ए आने में, और एक ये यहाँ आने में और दूसरा ए आने में, मतलब कितने हुए 4a। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें बताया कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अगर बॉडी यहाँ से आती है वापस आती है तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर ऐसे जाएगी और वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा 0। तो डिस्टेंस होगा हमारा 4a और डिस्टेंस क्या होगा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टाइम टू टाइम एक्सेस द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो बेटा जब भी ऐसे किस्म का एमसीक्यूज आ जाए तो उसको हम कैसे हल करेंगे, उसको हम ऐसे हल करेंगे, हमें पता है कि स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मतलब 10 30 डिग्री। हमें पता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को या स्पीड को। तो 10 30 60 डिग्री अपान में 10 30 डिग्री, तो 10 60 किसके बराबर है √3 के,
सही है बेटा। और टेन 30 किसके बराबर है, 1/√3 के। ये डिवाइड में इधर जाएगी के मल्टीप्लाई करेगी, तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3/1 या 3:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, इसका ऑप्शन सही है ए। उसके बाद हमारे पास अ ट्रेन हैज ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट आवर। तो बेटा इसका जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमारा फार्मूला लगेगा क्या, v1 प्लस v2 अपान में t1 प्लस t2। तो बेटा ये कितने होंगे, 60 प्लस 40 अपान में 1 प्लस 1, ये कितने होंगे 100 अपान में 2 या 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन ई सही है। एट विच पॉइंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ परपेंडिकुलर, सही है बेटा। एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट, पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा बी। If 2 kilogram body throw with velocity 100 meter per second, it reaches a maximum height in 5 seconds, then time of flight will be। तो बेटा इस पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी। तो बेटा 2 किलोग्राम बॉडी है, वो वेलोसिटी कितनी है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड। वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है 5 सेकंड में। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो बेटा हम पढ़ के हैं ये क्या है हमारा प्रोजेक्टाइल, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम निकालेंगे तो वो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपान में g, या ऐसे बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 2t, t मतलब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, 5 को 10 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स पावर इंपल्स सी प्रेशर। तो बेटा हम पर क्या है कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, इंपल्स के बराबर है। Wearing helmet prevents from injury because increase the force on the head, increase the time of impact, it decrease the time of impact, D both A and B। बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब हम हेलमेट पहनते हैं तो वो क्या करती है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज करती है, और फोर्स क्या है, टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी जो फोर्स क्या हो जाएगी, मतलब फोर्स तो इंक्रीज तो नहीं होगी, फोर्स डिक्रीज होगी, हमारा जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो इंक्रीज होगी। तो उसका बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। हाँ करूंगा।